हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पाचन पढ़ेंगे। आज मैंने आपको पाचन तंत्र समझाया था, तो पाचन तंत्र के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ा, जैसे पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग आपके यूज होते हैं, आहार नाल क्या है, भोजन नाल क्या है, पेट के कितने अंग हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने अंग हैं, आपके लार्ज इंटेस्टाइन के कितने अंग हैं, वो एक पूरी तरीके से आपने पाचन तंत्र को समझा, एक सिस्टम को समझा। ठीक है, आज मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पाचन होता कैसे है, कौन कौन सी ग्लैंड्स किस किस एंजाइम को प्रोड्यूस करती हैं, कितना कितना किस किस में जो है डाइजेशन होता है, जो कि बहुत कंफ्यूज करता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि जो है मुख में ही प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है, चाहे उन्हें कितना भी समझा लो कि मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट होता है, मतलब डाइजेशन स्टार्ट होता है। किसी किसी को कंफ्यूजन रहता है कि मुख में क्यों नहीं होता है, कि फैट का कहाँ से स्टार्ट होता है, फैट कहाँ जाके पचता है। तो ये सारा जो कंफ्यूजन है, जो आपने अपने दिमाग में जो कचरा भर रखा है, बहुत टाइम से भरा हुआ है आपके दिमाग में, वो मेरा पूरा ये रहेगा कि आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मेरा हमेशा ही मोटिव रहता है वीडियो बनाने का कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो। फर्स्ट तो मुझे क्लियर हो, देन फिर आपको क्लियर हो। ठीक है, तो आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पाचन कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर। जो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स हेल्प करती हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स आपके मुख में हेल्प करती हैं। फिर पेट में आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि पाई जाती है। देन आपके पेनक्रियास, अग्नाशय भी है, ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द बॉडी है ना। देन आपके इंटेस्टाइन में भी एक ग्लैंड पाई जाती है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ब्रूनर ग्लैंड। ठीक है, तो ये सारी ग्लैंड्स क्या हेल्प करती हैं, ये सारे क्या क्या एंजाइम सिक्रेट करते हैं, ऐसे कौन से एंजाइम सिक्रेट करते हैं जिससे कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और वसा का हमारे शरीर में पूरी तरीके से पाचन हो जाता है। क्लियर है? तो ये टॉपिक आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग बिल्कुल मतलब एकदम अपने दिमाग को फ्रेश करके बैठिए, तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे। बिकॉज थोड़ा मैं डेप्थ में जाऊंगी, थोड़ा डीप रहेगा, आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट। सबसे पहले तो आपको क्या समझना है, सबसे पहले आपको समझना है, मैंने इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में मैं अकेले से एक वीडियो बना चुकी हूँ और उसमें समझा चुकी हूँ। यहाँ पे मैं रिवाइज करा देती हूँ कि भाई जब हम फूड को मुंह में लेते हैं तो सबसे पहले फूड आपके सलाइवा के टच में आता है। सलाइवा में आपके कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अमाइलेज, जिसे आप टाइलिन भी बोलते हैं। और वहां पे क्या होता है वो तो हम डाइजेशन में बात करेंगे, जब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट का पाचन बताऊंगी तब मैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में फिर से बात करूंगी। नॉर्मली सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बस आपको बता देती हूँ, 3 होती हैं एक जोड़े में और टोटल 6 होती हैं। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करती हैं? सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पर ये बात तो आपको पता ही है, जब फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो बोलस बन जाता है। देन ये बोलस किसके थ्रू आपके स्टमक में आता है, पेट में आता है, आपके आता है फूड पाइप के थ्रू, भोजन नाल के थ्रू जो है आपके ये पेट में आ जाता है। ठीक है, अब पेट में आपके क्या पाया जाता है? स्टमक में आपके पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? आपके जठर ग्रंथि। ये जठर ग्रंथि क्या निकालती है? ये जठर ग्रंथि आपके जठर रस निकालती हैं। ठीक है, अब ये जठर रस कैसे निकालती हैं ये आपको समझना है। देखिए, मैंने आपको ये चीज बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप बहुत छोटे बच्चे नहीं रहे हो, आप समझ लो आप एक एलटी ग्रेड का अगर एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो एक लेवल है। ठीक है, टीजीटी है एक लेवल है, एक पीजीटी है एक लेवल है। जरूरी नहीं है कि अगर टीजीटी पीजीटी में आज तक नहीं पूछा गया तो नहीं पूछा जाएगा। लास्ट टीजीटी में कोलिसिस्टोकाइनिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था और लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स उसको गलत करके आए थे, जबकि मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन से कोलिसिस्टोकाइनिन सिक्रीट होता है। क्लियर है? फिलहाल यहाँ समझ लीजिए, आपके काम की ही चीज है। तो जठर ग्रंथि पाई जाती है। अब ये जठर ग्रंथि पाई कहाँ जाती है? देखिए, जो मोस्टली ग्लैंड्स हैं, अगर हम जीआई ट्रैक की बात करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक मतलब आहार नाल की बात करते हैं, जो कि मैं आपको बता चुकी हूं कि वो मुख से शुरू होती है और एनएस तक जाती है। गुदा तक जो मार्ग जाता है, जो जिसमें फूड आपके रहता है, उसको हम आहार नाल कहते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं, जीआई ट्रैक बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था जीआई ट्रैक की मेन 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली लेयर को म्यूकस लेयर बोलते हैं, क्योंकि फूड म्यूकस लेयर के ही टच में रहता है। म्यूकस का मतलब होता है श्लेष्म, मतलब एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ जो फूड को क्या करता रहता है, फूड को सबसे पहले तो ये जीआई ट्रैक को नम बना के रखता है, क्योंकि चिपचिपा होता है, इसमें नमी होती है, तो ये नम बना के रखता है, मॉइस्ट बना के रखता है। दूसरी चीज, फूड को चिपचिपा कर रहा रहता है, जिससे कि आपके जो म्यूकस लेयर है, आंतरिक लेयर है, उस पर किसी तरीके की घिसन ना हो जाए, वो कट ना जाए फूड से, है ना। तो चिपचिपा रहता है फूड आपका म्यूकस से। तो
जो जठर ग्रंथि है वो आपके पेट में इसी म्यूकस लेयर में प्रेजेंट होती है। जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, अगर जीआई ट्रैक्ट की ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो वो म्यूकस लेयर में ही प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी चालाक होती है, उसकी जो सब म्यूकोसा लेयर होती है ना, सब म्यूकोसा लेयर मैंने आपको बताई थी, दूसरी लेयर सब म्यूकोसा लेयर होती है, और आउटर मोस्ट लेयर को आपके क्या बोलते हैं, सिरोसा बोलते हैं। जो सबसे बाहरी लेयर होती है जीआई ट्रैक्ट की, उसको सिरोसा बोलते हैं, ये मस्कुलर लेयर होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी चालू होती है कि उसमें जो ग्रंथि पाई जाती है ब्रूनर ग्लैंड, जिसकी बात हम क्वेश्चन आंसर्स में कर चुके हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, मोस्टली सारी कहाँ प्रेजेंट होती है, म्यूकस लेयर में प्रेजेंट होती है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी चालू है, इतनी चालाक है कि वो अपनी ग्रंथि को छुपा के रखती है। ठीक है, इतनी छुपा के रखती है, कहाँ छुपा के रखती है, आपके सब म्यूकोसा लेयर में। इज जस्ट फॉर योर लर्न, कि आपको ये चीज याद रहे। ठीक है, सिर्फ मैं इसलिए ये मजाक कर रही हूँ ताकि आपको वो चीज समझ में ना, आपको याद रहे। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा वो सक्सेस लेती है, इसीलिए वो सक्कस एंटेरिकस है, उसके जूस को सक्कस एंटेरिकस बोला जाता है, आगे हम बात करेंगे। और इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसकी कोई चीजों को देख ना ले तो वो अपनी ग्लैंड्स को छुपा के रखती है। कहाँ छुपा के रखती है, सब म्यूकोसा लेयर में, जो ब्रूनर ग्लैंड्स हैं। ठीक, तो यहां पर कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये आपकी जो पेट है, ये पेट है, इसकी हम बात कर चुके हैं। ऊपर वाला पार्ट कार्डियक कहलाता है, देन फंडस होता है, देन आपके बॉडी कहलाता है, देन ये पाइलोरी पार्ट होता है। तो जो जठर ग्रंथि होती है वो आपके पाइलोरी वाले पार्ट में पाई जाती है, और पाइलोरी वाले पार्ट में भी म्यूकस लेयर में पाई जाती है। क्लियर है। अब ये जठर ग्रंथि क्या करती है, ये जठर ग्रंथि आपके जो है, इनमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। इन ये सेल्स जो हैं, ये बहुत सारी चीजों को सिक्रीट करते हैं। जैसे क्या क्या सेल्स पाए जाते हैं, चलिए सेल्स की तरफ चलते हैं। आप समझ लीजिए, ये एक मैंने एक डायग्राम बना दिया है आपके लेयर का, म्यूकस लेयर का। ये एक म्यूकस लेयर का डायग्राम है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से एक डायग्राम है। तो म्यूकस लेयर में आपके जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं वो सेल्स कौन सी होती हैं, आपकी गॉबलेट सेल्स होती हैं। ये देखो, ये सब ये पर्पल पर्पल कलर की जितनी भी सेल्स हैं आपके, ये क्या है, गॉबलेट सेल्स है। गॉबलेट सेल्स आपकी क्या सिक्रीट करती हैं, म्यूकस सिक्रीट करती हैं। म्यूकस वो इसलिए सिक्रीट करती हैं ताकि जो लाइनिंग है अंदर की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की जो सबसे आंतरिक परत है, पहली बात तो वो नम बनी रहे और फूड से वो खराब ना होने पाए। फूड वो म्यूकस से क्या होता है, फूड बिल्कुल चिपचिपा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये बराबर म्यूकस को प्रोड्यूस करती रहती हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है और मैंने भी आपको पीवाईक्यू में करवाया था। ठीक, अब जब नीचे आ जाते हैं, ये जो ऑरेंज ऑरेंज कलर की सेल्स दिख रही हैं आपको, जगह जगह पे ऑरेंज कलर की सेल्स दिख रही हैं, दीज आर पैराइटल सेल्स, या इनको ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स, या तो इन्हें आप बोलेंगे ऑक्जेंटिक सेल्स या आप इनको बोलेंगे पैराइटल सेल्स। ये पैराइटल सेल्स क्या करती हैं, ये आपके HCl बनाती हैं। हमारे पेट में HCl होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, जिसकी वजह से जो पेट का जो आपके अमाशय का जो pH होता है वो कितना हो जाता है, 1.8। pH की बाद में आपको बाद में बताऊंगी कि सलाइवा का pH कितना होता है, पेट में pH कितना होता है, एंड इंटेस्टाइन में pH कितना होता है। हम आगे बात करेंगे जब हम पाचन पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक, तो आपके कौन कौन सी सेल्स हैं आपके जठर ग्रंथि में, गॉबलेट सेल हैं जो क्या सिक्रीट कर रही हैं, म्यूकस सिक्रीट कर रही हैं, श्लेष्म सिक्रीट कर रही हैं। पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट HCl सिक्रीट करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करती हैं। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत जरूरी है पेट में, क्योंकि ये आपके एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन को। पेप्सिनोजन इज अ प्रिकर्सर ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन किसको ब्रेक डाउन करने के लिए जरूरी है, किस न्यूट्रिएंट को जो है पेप्सिन आपके बॉडी में तोड़ता है। फटाफट से कमेंट करिए, बहुत तेजी के साथ कमेंट आना चाहिए। पेप्सिन आपके किसको तोड़ता है, वेरी गुड, प्रोटीन को तोड़ता है ना पेप्सिन। तो पेप्सिन डायरेक्टली नहीं निकलता बॉडी के अंदर, पेप्सिन आपके सीधे सीधे आप समझिए कि आप पेट में गए और पेप्सिन मिल गया, ऐसा नहीं होता। ये जो चीफ सेल्स होती है ना, चीफ सेल्स, ये लाइट ब्लू कलर की जो आपको चीफ सेल्स दिखाई दे रही हैं, अब इसमें 2 ब्लू कलर है, समझ में नहीं आ रहा, फिलहाल यहीं पे ये चीफ सेल्स होती हैं। ये शायद ये बाहर वाली जो मेन इंपॉर्टेंट चीफ सेल्स हैं, ये आपके पेप्सिनोजन को सिक्रीट करती हैं। पेप्सिनोजन क्या है, पेप्सिनोजन आपके इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए इनएक्टिव एंजाइम है। ये जो जब HCl के साथ मिक्स होता है पेप्सिनोजन, तब ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। मतलब फिर आप ये बोलेंगे कि पेप्सिनोजन देन आपके क्या होना चाहिए, प्लस HCl, तब आपके क्या बनेगा, पेप्सिन बनेगा, तब आपके पेप्सिन एक्टिव होता है। जिस तरह से आप नियासिन का प्रिकर्सर पढ़ते हैं, जिस तरीके से आप विटामिन A में रेटिनॉल का प्रिकर्सर पढ़ते हैं कि उसका पूर्वगामी रूप क्या होता है,
आपके कैरोटीन होता है, देन फिर वो रेटिनॉल की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही पेप्सिन डायरेक्ट नहीं निकलता बॉडी के अंदर, ठीक है, पहले पेप्सिनोजन निकलता है, ये पेप्सिनोजन HCl के साथ आपकी क्रिया करता है, देन फिर ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। और पेप्सिनोजन को कौन सिक्रीट करती हैं? तो आपके चीफ सेल सिक्रीट करती हैं। ये चीफ सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? ये आपके म्यूकस लेयर में ही पाई जाती हैं, जठर ग्रंथि की म्यूकस लेयर में पाई जाती हैं। ठीक, अब हमने पढ़ लिया गॉबलेट सेल वो आपके गॉबलेट सेल क्या सिक्रेट कर रही है? म्यूकस। पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स क्या सिक्रेट करती हैं? आपके HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बहुत जरूरी है पेट में आपके, ठीक है। चीफ सेल्स क्या सिक्रेट करती हैं? पेप्सिनोजन। इसके अलावा एक होती हैं जी सेल, ठीक, जी सेल। जी सेल जो होती हैं आपके, ये जितनी भी येलो कलर की जी सेल्स हैं आपके स्टूडेंट, ये गैस्ट्रिन सिक्रेट करती हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन है। गैस्ट्रिन क्या है? हार्मोन है। यही गैस्ट्रिक हार्मोन जो है इन सब को एक्टिवेट करता है अपने अपने जूस को सिक्रेट करने के लिए। समझ में आ रहा है? मतलब गैस्ट्रिक जूस को ये गैस्ट्रिन हार्मोन ही सिक्रेट करता है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? और चीफ सेल्स जो हैं, ये चीफ सेल्स ये पेप्सिनोजन भी सिक्रेट करती हैं। इसके अलावा ये आपके प्रोरेनिन भी सिक्रेट करती हैं। प्रोरेनिन, प्रोरेनिन डबल एन, ठीक है। आप समझते हैं कि रेनिन एंजाइम, मैंने आपको बताया है, रेनिन एंजाइम भी आपके किस पे वर्क करता है? रेनिन एंजाइम, फटाफट से कमेंट करो, किस पे वर्क करता है रेनिन एंजाइम? किस पर वर्क करता है? मिल्क की प्रोटीन केसीन पे वर्क करता है रेनिन एंजाइम, जो कि बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। बूढ़ों में, बड़ों में, अडल्ट्स में रेनिन एंजाइम नहीं पाया जाता। तो रेनिन भी आपके डायरेक्टली नहीं निकलता, पहले क्या निकलता है? आपके प्रोरेनिन। प्रोरेनिन आपके फिर कन्वर्ट होता है रेनिन में, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो चीफ सेल्स आपके पेप्सिनोजन भी सिक्रीट करती हैं और प्रोरेनिन भी सिक्रीट करती हैं। पेप्सिनोजन इज द प्रिकर्सर ऑफ पेप्सिन एंड प्रोरेनिन इज द प्रिकर्सर ऑफ रेनिन। क्लियर हो गया? गैस्ट्रिक सेल, गैस्ट्रिक हार्मोन कौन सी सेल बना रही है? जी से गैस्ट्रिन, जी से जी सेल। तो जो भी आपके जी सेल्स हैं ये क्या निकाल रही हैं? आपके गैस्ट्रिक हार्मोन निकाल रही हैं। अब इन डी सेल्स को मत पढ़ो, इन डी सेल्स का ऐसा कोई खास काम नहीं है, मुझे पढ़ाना भी नहीं है डी सेल्स। अच्छा, एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको जो पढ़नी है इसको हटा दो। ये जो चीफ सेल्स होती हैं, चीफ सेल्स, इनको आपके पेप्टिक सेल्स भी बोला जाता है या जाइमोजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेप्टिक सेल्स और जाइमोजन। क्लियर? ये जो पैराइटल सेल्स होती हैं, जो पैरिटल सेल्स होती हैं, पैराइटल बोल रही हूँ मैं, पैरिटल सेल्स होती हैं, ये HCl तो बनाती हैं, इसके साथ साथ ये एक इंट्रिंसिक फैक्टर बनाती हैं। क्या बनाती हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है ये एक टाइप का प्रोटीन होता है स्टूडेंट। ये बहुत जरूरी होता है इंट्रिंसिक फैक्टर बनाना चीफ सेल्स के थ्रू, नहीं सॉरी, पैराइटल सेल्स के थ्रू बहुत जरूरी होता है। जो पेप्सिनोजन बना रही हैं वो आपके इंट्रिंसिक फैक्टर भी बनाती हैं, क्योंकि ये विटामिन B12 के अवशोषण के लिए जरूरी होता है। किसके लिए जरूरी होता है? विटामिन B12 के अवशोषण के लिए। विटामिन B12 का बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है, उसके लिए जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो कौन सी सेल्स बनाती हैं? वो आपके पैरेटल सेल्स बनाती हैं, जिन्हें आप ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं। तो आपको क्लियर हुआ? सबसे पहले तो आपको ये चीज क्लियर हुई कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथि आपके पेट में पाइलोरी वाले पार्ट में म्यूकस लेयर में पाई जाती है। क्लियर है? इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं जो नंबर ऑफ एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं, जैसे गॉबलेट सेल्स म्यूकस को सिक्रीट करती हैं। पैरिटल सेल्स या इसको ऑक्जेंटिक सेल्स बोलिए, ये आपके क्या सिक्रीट करती हैं? HCl सिक्रीट करती हैं। देन आपके चीफ सेल्स जो होती हैं, ठीक है, चीफ सेल्स, इन्हें आप पेप्टिक सेल्स बोलते हैं, जाइमोजेंस बोलते हैं। आपके जो पैरिटल सेल्स हैं ये आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रीट करती हैं। किसको सिक्रीट करती हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है? एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि किसके एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गॉबलेट सेल से क्या सिक्रीट होता है? आपके म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? नम बना के रखता है आपके पूरी GI ट्रैक को, और किससे बचाता है? आपके किसी भी तरीके की इंजरी से बचाता है, और फूड को आपके मॉइस्ट कर देता है, नम बना के रखता है, ठीक है। पैरिटल सेल्स आपके क्या सिक्रीट करती हैं? HCl सिक्रीट करती हैं, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती हैं। इसके साथ साथ एक इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रीट करती हैं। वो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है? एक तरीके का प्रोटीन है जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है। चीफ सेल्स, जिन्हें आप क्या बोलते हैं? पेप्टिक सेल्स भी बोलते हैं या जाइमोजन भी बोलते हैं, ये क्या सिक्रीट करती हैं? ये पेप्सिनोजन को सिक्रीट करती हैं। पेप्सिनोजन क्या है? पेप्सिनोजन आपके इनएक्टिव एंजाइम है जो कि किसमें आपके कन्वर्ट हो जाएगा? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। कब कन्वर्ट हो जाएगा? जब ये आपके प्लस हो जाएगा HCl के साथ। किसके साथ मिक्स हो जाएगा? HCl के साथ। जब HCl इस पे काम करेगा तो पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और पेप्सिन किसको तोड़ता है? प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है।
इसके अलावा जी सेल्स होती हैं। जी सेल्स आपकी क्या बनाती हैं? जी सेल्स आपके जर्म्स को भी मारती हैं, ठीक है। इसमें से आपके कुछ ऐसा चीज निकलती है जो जर्म्स को भी मारती है पेट में। इसके अलावा जी सेल्स जो है आपकी गैस्ट्रिन हार्मोन बनाती हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन बनाती है, यही गैस्ट्रिन हार्मोन जो है बाकी सारे जूसेस को, गैस्ट्रिक जूसेस को क्या करता है? सिक्रीट करता है, रेगुलेट करता है, ठीक। चीफ सेल्स जिससे पेप्सिनोजन बन रहा है, वही प्रोरेनिन बनाती है बच्चों में। बच्चों में कौन सा एंजाइम बनाती है? प्रोरेनिन भी बनाती है, जो कि किस में कन्वर्ट होता है? रेनिन में कन्वर्ट होता है, और उस पर भी HCl काम करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? दिमाग के ऊपर से नहीं जाना चाहिए, चाहे वीडियो को 5 बार देखना पड़ जाए, ठीक है। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। अब गैस्ट्रिक जूस निकल गया, गैस्ट्रिक जूस निकल गया। अब इस गैस्ट्रिक जूस में देखिए क्या क्या पाया जाता है। लगभग 2 लीटर जो है आपके गैस्ट्रिक जूस डेली निकलता है। कितना निकलता है? लगभग अबाउट 2 लीटर्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस आर सिक्रेटेड डेली। डेली सिक्रेट होता है आपके 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस, जिसमें क्या क्या होता है? जिसमें आपके 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है वाटर, एक होते हैं सॉलिड्स, ठीक है। तो वाटर कितना परसेंट होता है? 99.5% वाटर होता है। सॉलिड्स कितने होते हैं? 0.5%। अब ये सॉलिड 2 तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जिसमें आपके क्या है? कार्बन है, वो ऑर्गेनिक है। जिसमें आपकी कार्बन नहीं है, वो इनऑर्गेनिक है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फर्दर आपके डिवाइडेड है एंजाइम्स में एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। एंजाइम कौन कौन से निकलते हैं? पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, जिलेटिनेज, यूरिएज, ठीक है। आपको मेन कौन कौन से पढ़ने हैं? पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेट में आपके कौन कौन से एंजाइम होते हैं, और आपके पास ऑप्शन में तीनों है, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज, बहुत थोड़ी सी मात्रा में गैस्ट्रिक लाइपेज भी पाया जाता है। जबकि लाइपेज कहां से सिक्रीट होता है? मैंने आपको पाचन तंत्र में पढ़ाया था, अग्नाशय से सिक्रीट होता है। पूर्व पाचक रस, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन मैंने आपको पढ़ाया था, अग्नाशय से निकलते हैं। लेकिन कुछ मात्रा में लाइपेज, जिसको उसको गैस्ट्रिक लाइपेज बोलते हैं, पेट में भी होता है, कुछ मात्रा में, बहुत थोड़ी मात्रा होती है, ठीक है। अब ये रेनिन, पेप्सिन इन्होंने लिख दिया है डायरेक्टली, लेकिन ये पहले ये क्या है? एक्टिव फॉर्म है, लेकिन इससे पहले इनकी क्या सिक्रेट होती है? इनएक्टिव फॉर्म सिक्रेट होती है। उस पे HCl काम करके उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में देखो लिखा है इंट्रिंसिक फैक्टर, पहला म्यूकस, दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर। पहला म्यूकस, जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्सटेंसेस है उसमें क्या है भाई? म्यूकस। म्यूकस तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फूड को भी नम बना के रखता है, पूरी नली को भी नम बना के रखता है। इसके अलावा जो है म्यूकस वो इसलिए बहुत जरूरी है ताकि फूड जो है वो चिपचिपा बना रहे बराबर। और इंट्रिंसिक फैक्टर, ये इंट्रिंसिक फैक्टर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ही सिक्रीट्स करती हैं, ये ध्यान रखना। ये एक तरीके का प्रोटीन है, और ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है होना। इसके अलावा मैंने आपको बताया ना 2 चीजें निकल रही है सॉलिड से, एक तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एक इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्यों चाहिए? बाइकार्बोनेट बराबर चाहिए क्योंकि पेट में क्या है? HCl है। तो म्यूकस बाइकार्बोनेट भी सिक्रीट करता रहता है, ताकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि मैंने आपको बताया था, ताकि जो है आपके म्यूकस की जो वॉल्स हैं वो खराब ना हो, एसिड से वो पच ना जाए। इसके अलावा क्लोराइड, फॉस्फेट एंड सल्फेट। क्लियर हुआ गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या है? समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं भाई, जठर ग्रंथि हैं। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि आमाशय के पाइलोरी वाले पार्ट में पाई जाती हैं। पाइलोरी वाले पार्ट में भी म्यूकस लेयर में पाई जाती हैं। म्यूकस लेयर कौन सी लेयर होती है? जिससे फूड टच में रहता है। सबसे आंतरिक परत होती है आपके आहार नाल की, सबसे अंदर वाली परत, जिसमें आपके फूड टच में रहता है। फूड टच में रहता है तो ये फूड को नम बना के रखती है, चिपचिपा बना के रखती है, GI ट्रैक को नम बना के रखती है। म्यूकस को सिक्रीट कौन करता है? तो ऑब्वियसली इनमें कुछ सेल्स पाई जाती हैं, वही तो सिक्रीट करती हैं। तो म्यूकस को सिक्रीट करती हैं गॉबलेट सेल्स, ठीक है। देन आपके आ गई, इसमें भाई हमें पता है पेट में HCl होता है। तो HCl कहाँ से आया? कौन सिक्रीट कर रहा है? तो पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स आपके HCl सिक्रीट कर रही हैं, ठीक है। समझ में आ गया? और क्या सिक्रीट कर रही हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर को आपके निकाल रही हैं पैराइटल सेल्स, जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है। अगर HCl नहीं निकलेगा आपके पेट के अंदर, अगर ये पैराइटल सेल्स काम करना बंद कर दें, HCl नहीं निकलेगा, तो आपके प्रोटीन का डाइजेशन ही नहीं होगा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए जो इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए वो पैराइटल सेल्स ही निकालती हैं आपके पेट के अंदर। समझ में आ रहा है? अब ये मत बोलना मैम पेट में आपके विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। मैं विटामिन B12 की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसके एब्जॉर्प्शन के लिए जो इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए वो पेट से ही आता है, ठीक है। दूसरा,
अगर HCl नहीं होगा तो जो पेप्सिनोजन है जो आपके चीफ सेल निकाल रही है, जो आपके प्रोरेनिन है जो चीफ सेल निकाल रही है, वो कभी भी पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, कभी भी आपके रेनिन में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन पे आपके कौन काम करता है? HCl काम करता है। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन आपके इनएक्टिव एंजाइम है, एक तरीके से आप समझ लीजिए प्रिकर्सर हैं ये, किसके? पेप्सिन के और रेनिन के। जब तक HCl इन पे काम नहीं करेगा, पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये काम कौन कर रहा है? ये काम आपके चीफ सेल्स कर रही हैं, ठीक है। अब इन सबको काम करने के लिए एक हार्मोन होता है, ये सब सेल्स अपना अपना काम करें, वो सिक्रीट करती है जी सेल, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। जो ये गैस्ट्रिक जूस बनाए, ये अपनी सेल्स ये सब काम करें, अपना अपना जूस सिक्रीट करें, इसके लिए एक हार्मोन चाहिए होता है, गैस्ट्रिक हार्मोन। जैसे ही आप फूड देखते हो, फूड देखते ही समोसे देख लिए आपने, छोले भटूरे देख लिए आपने, पिज्जा देखा, बर्गर देखा, चाउमीन देखी, आपके मुंह में पानी आने लगता है कि बस तुरंत ये मुझे खाने के लिए मिल जाए। मुंह में किसका सिक्रीशन होने लगता है? आपके सलाइवा का, एकदम भर जाती है मुंह लाड़ से। फूड देखते ही आपके पेट में तुरंत ये जी सेल एक्टिव हो जाती हैं और ये गैस्ट्रिन को निकालती हैं। और ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है? धीरे धीरे बाकी सबको सिक्रीट करने के लिए उत्तेजित करता है कि भैया चलो फूड आने वाला है, HCl निकालो, पेप्सिनोजन निकालो, प्रोरेनिन निकालो, चलो अपने काम में लग जाओ। तो ये सब कौन करवाता है? गैस्ट्रिन कहलाता है, गैस्ट्रिन हार्मोन कहलाता है, करवाता है, जो कि जी सेल से सिक्रीट होता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में? आगे चलते हैं। तो अब जो गैस्ट्रिक जूस निकल आया उसमें क्या क्या होते हैं? उसमें आपके वाटर होता है 99.5%, बाकी जो 0.5% बचा उसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक भी कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक में कुछ एंजाइम्स आ जाते हैं, कुछ अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज आ जाते हैं लाइक म्यूकोसा, इंट्रिंसिक फैक्टर। और इनऑर्गेनिक में क्या क्या आ गया? हाइड्रोक्लोरिक, सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, ये सब आपके निकलता है। नेक्स्ट है आपके, ये तो सेल्स के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट है आपके पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज, भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड ने इतना काम कर दिया, दुनिया भर की चीजें निकाल दी, ठीक है। अब पेनक्रियाज क्या करेगा? अग्नाशय। अग्नाशय तो आपको पता है बहुत बड़ी ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है। सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत होती है, लेकिन अग्नाशय तो आपके मिक्स्ड हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि ये दोनों की तरह काम करती है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करती है, बहिर्स्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करती है। तो एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, और एक्सोक्राइन। देखो ये आपके अग्नाशय है, ठीक, ये अग्नाशय है। ये किससे लगा हुआ है? ये बिल्कुल आपके ड्यूडेनम से लगा हुआ है, ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है। ये सी आकार का जो पार्ट होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट होता है, ठीक। ये ऊपर से जो आ रही है ये बाइल डक्ट आ रही है, और ये बाइल और ये जो इससे जूस निकलता है ये दोनों एक साथ आते हैं, एक ही डक्ट से आते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आपके हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं इसे? हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। और यहाँ पर एक इनको जो है ये एक मार्ग होता है जिससे ये दोनों सिक्रीट होते हैं, मतलब ये इनको ध्यान रखता है कि कब ये निकले इसमें से, कब ये ना निकले। इसको बोलते हैं स्फिंचर ऑफ ओडाई, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्फिंचर्स ऑफ ओडाई। तो वो बात हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं कि ये अग्नाशय है, ये दोनों की तरह काम करती है, एक्सोक्राइन की तरह भी, एंडोक्राइन की तरह भी। तो जो पहले हम एंडोक्राइन की बात करेंगे। एंडोक्राइन मतलब आपके बहिर्स्रावी ग्रंथियां, ठीक है, जो कि क्या निकालती हैं? आपके हार्मोन निकालती हैं। नहीं सॉरी, अंतःस्रावी ग्रंथियां। एंडो मतलब अंता, एक्सो मतलब बाहिर। हाँ, मैं तो हिंदी में कंफ्यूज हो जाती हूँ। एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब बाहर, तो बहिर्स्रावी ग्रंथि हो गई, और एंडो मतलब आंतरिक, तो अंतरास्रावी ग्रंथियां हो गई। पहले एक्सो की बात कर लेते हैं क्योंकि एक्सो पार्ट ज्यादा होता है। चलो पहले एक्सो की बात करेंगे। देखो ये जो आपको दिख रहे हैं ग्रीन ग्रीन कलर के, ये सब क्या है? एक्सोक्राइन है। और इनमें क्या है? डक्ट है, दिख रही है, ये सब डक्ट से जुड़े हुए हैं और डक्ट में ही आके गिर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब बहिर्स्रावी ग्रंथियां, इसमें आपके डक्ट प्रेजेंट होती हैं, डक्ट प्रेजेंट होती हैं, और ये आपके पेनक्रियास का कम से कम 97% पार्ट बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पेनक्रियास का 97% पार्ट किसका बना होता है, तो लगभग 97% पार्ट जो है वो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का बना होता है, एक्सोक्राइन का बना होता है, जिसको पेनक्रियाटिक एकिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनक्रियाटिक एकिनी। क्या बोलते हैं? पेनक्रियाटिक एकिनी, ठीक है। पेनक्रियास 97% पेनक्रियास इसी से बना होता है, इसी स्ट्रक्चर से बना होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट
चीज निकालते हैं जिसे आप बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस या एंजाइम। ये एंजाइम बनाते हैं, मतलब एक्सोक्राइन पार्ट क्या बनाता है आपके, एंजाइम। क्या बनाता है, एंजाइम। और इनमें आपके डक्ट प्रेजेंट होती हैं, डक्ट नली में, देखो ये नली में बह रहा है, ये जो आपके सारे पार्ट्स हैं ग्रीन ग्रीन कलर के, इनमें नलियां हैं, नली में बह रहा है। एक्सोक्राइन बहिर्स्रावी ग्रंथियां बोलते हैं इन्हें, इनमें डक्ट प्रेजेंट होती हैं। पेनक्रियास का 97% पार्ट ये एक्सोक्राइन से ही बना होता है, जिसको पेनक्रियाटिक एकिनी बोला जाता है। इससे क्या सिक्रीट होते हैं, आपके एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जो कि भोजन के पाचन के लिए जरूरी है। ठीक है। एंडोक्राइन जो आपके होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो कि कहां से सिक्रीट होती हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से। अब 97% पार्ट तो आपके कौन बना रहा था, एक्सोक्राइन बना रहा था, बहिर्स्रावी बना रही थी। अब जो बचा कुचा जितना भी पार्ट है वो एंडोक्राइन का होता है आपके पेनक्रियास के अंदर, उसमें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पाया जाता है। ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, देखो ये डक्टलेस है, ये वाइट वाइट पड़े हैं, और कहीं भी इनमें डक्ट दिखाई दे रही है आपको, कहीं भी इसमें नली दिखाई दे रही है, नहीं, ये डायरेक्ट किस में जा रहे हैं, ब्लड में जा रहे हैं। इसमें से जो भी सिक्रीट हो रहा है, वो जो भी सिक्रीट हो रहा है, निकल रहा है, वो डायरेक्ट किस में जा रहा है, ब्लड वेसल में। लेकिन देखो जो आपके एक्सोक्राइन वाले हैं वो सब डक्ट में है, ये सब डक्ट में है। इनमें से जो भी सिक्रीट होगा एंजाइम, वो किस में जाएगा, इस नली में जाएगा, और इस नली से होते हुए किस में जाएगा, ड्यूडेनम में जाएगा। ठीक। लेकिन आप ये व्हाइट वाला पार्ट देखो, अच्छे से देखो, दिखाई दे रहा है, ये जो व्हाइट वाले पार्ट्स हैं, ये देखो इनमें कहीं भी डक्ट है, कुछ भी डक्ट नहीं है, इसलिए ये डक्टलेस है, मतलब नलिका विहीन होती हैं। जो भी आपके कौन सी होती हैं, एंडोक्राइन, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, जो पेनक्रियास के अंदर हैं, जिसे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से जो है आपके बनी, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में आपके पाई जाती हैं। ठीक है। इनसे हार्मोन बनता है, ये डायरेक्ट किस में मिलता है, आपके ब्लड में मिलती हैं। और जो एक्सो आपके क्राइन है, जो ये डक्ट, इसमें डक्ट प्रेजेंट होती हैं, इनमें नलिकाएं होती हैं, इनमें से क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं, और ये आपके जाके किस में मिलते हैं, ड्यूडेनम वाले पार्ट में मिलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं। तो एंजाइम्स किससे निकल रहे हैं, आपके एक्सोक्राइन से। ठीक है, बहिर्स्रावी ग्रंथि से, उसमें डक्ट है। एंजाइम्स आपके किस में बहते हैं, डक्ट्स में बहते हैं। हार्मोन्स जाके किस में मिल जाते हैं, डायरेक्ट ब्लड में मिल जाते हैं। क्लियर है, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा है। अब जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होती हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसमें आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, लाइक अल्फा सेल्स, लाइक बीटा सेल्स, लाइक एफ सेल्स, लाइक डेल्टा सेल्स। ठीक है, ये 4 सेल्स पाई जाती हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं हम। और ये सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं, हार्मोन सिक्रीट करती हैं। क्या सिक्रीट करती हैं, हार्मोन। तो जो आपके एंडोक्राइन से क्या सिक्रीशन होता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। और एक्सोक्राइन से किस चीज का सिक्रीशन होता है, आपके एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है इन पेनक्रियास। हम किसकी बात कर रहे हैं, अग्नाशय की बात कर रहे हैं। अग्नाशय मिक्स्ड ग्लैंड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो दोनों प्रकार की ग्रंथि से बना होता है, डक्टलेस भी होता है और डक्टफुल भी होता है। ठीक है, एक्सोक्राइन भी होता है, एंडोक्राइन भी होता है। सबसे ज्यादा मात्रा में एंजाइम बनते हैं, तो एंजाइम जो है वो आपके एक्सोक्राइन से बनते हैं, मतलब 97% पार्ट पेनक्रियास का एक्सोक्राइन का बना हुआ होता है। उनमें डक्ट प्रेजेंट होती है, उनमें एंजाइम बहते हैं और ड्यूडेनम में आते हैं निकल के भोजन को पचाने के लिए। बचा कुचा पार्ट जो होता है वो आपके किसका होता है, एंडोक्राइन का होता है, मतलब उसमें डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। उसमें से जो भी निकलता है, हार्मोन्स जो भी निकलते हैं, वो डायरेक्ट आपके किस में मिल जाते हैं, जाके ब्लड में मिल जाते हैं। कौन कौन से हार्मोन, तो जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है इस तरीके का, इसमें 4 तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और एफ सेल्स। पीपी सेल को आपके एफ सेल भी बोलते हैं, एफ मतलब फिश। ठीक है, अल्फा सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन मतलब ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, दैट इज हाइपरग्लाइसेमिक। हाइपरग्लाइसेमिक क्या बन गया, हाइपर, किसी चीज को बढ़ना इट्स हाइपर, किसी चीज का कम होना इट्स हाइपो। ठीक है, इंसुलिन, बीटा सेल्स क्या बनाती हैं, बीटा सेल से क्या सिक्रेट होता है, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। हमें पता ही है ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है, ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है, दैट इज हाइपोग्लाइसेमिक, दैट इज हाइपोग्लाइसेमिक। अब ये दोनों बताओ एक साथ काम कर रहे हैं या एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, विपरीत काम कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। ये कैसे काम कर रहे हैं, ग्लूकागॉन और इंसुलिन एक साथ काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं ना। ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा रहा है,
इंसुलिन क्या कर रहा है, ब्लड में शुगर लेवल को घटा रहा है। तो ये दोनों बोले जाते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन। क्या बोले जाते हैं आपके, एंटागोनिस्टिक हार्मोन। कहोगे मैम क्या क्या पढ़ा रही हैं हमें, क्या क्या पढ़ा रही हैं। एंटागोनिस्टिक हार्मोन क्या बोले जाते हैं, ये दोनों एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स, बिकॉज ये दोनों उल्टे काम करते हैं। अब अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ ले बॉडी में एंटागोनिस्टिक हार्मोन कौन से हैं, तो ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन। क्लियर, समझ में आ गया। 4 सेल्स पाई जाती हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में। बचा कुचा पार्ट पेनक्रियास का किसका बना होता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का। 97% किसका बना होता है, पेनक्रियाटिक एकिनी। उसको क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट है आपके एक्सोक्राइन वाला, इसको क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटिक एकिनी। ठीक है, तो 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है पेनक्रियाटिक एकिनी जो कि कितना होता है 97%, और एक होता है आपके आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। बचा कुचा जितना भी 98, 99 जिस 3% जो भी बचा वो किसका बना होता है, आपके आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का। पेनक्रियाटिक एकिनी में क्या सिक्रीशन होता है, आपके एंजाइम्स का। और आपके आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से किस चीज का सिक्रीशन होता है, उसमें कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा बीटा डेल्टा एंड एफ सेल्स, जो कि क्या सिक्रेट करती हैं, हार्मोन्स। तो हमने अल्फा की बात कर ली, बीटा की बात कर ली, डेल्टा सेल से सिक्रेट होता है सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन जो होता है ये आपके हाइपोथैलेमस से भी सिक्रेट होता है, लेकिन यहाँ पर डेल्टा सेल से भी सिक्रेट होता है, और ये इन दोनों का फादर होता है। क्या होता है, इन दोनों का फादर होता है, क्योंकि इन दोनों को रेगुलेट करता है सोमैटोस्टेटिन। क्या रिलेट्स, कौन सा आपके जो है अल्फा और बीटा सेल्स को रेगुलेट करता है, सोमैटोस्टेटिन। कौन सा आपके करता है, सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, जो किससे सिक्रेट होता है, आपके डेल्टा सेल्स से। तो ये दोनों की क्या है, ये दोनों का आपका पिताजी है, फादर है। डेल्टा सेल से सिक्रेट होने वाला सोमैटोस्टेटिन जो कि अल्फा और बीटा सेल्स दोनों को रेगुलेट करता है। अगर ये दोनों को रेगुलेट नहीं करेगा तो एक ब्लड शुगर बढ़ाता रहेगा, एक ब्लड शुगर घटाता रहेगा, एक ब्लड शुगर बढ़ाता रहेगा, एक ब्लड शुगर घटाता रहेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और जो एफ सेल्स हैं, इस पीपी सेल्स को आपके एफ सेल्स भी बोला जाता है, ये आपके पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड बनाती हैं। पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड क्या करता है, ये सप्रेस करता है सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। अब जो पेनक्रियाटिक जूस निकलेगा उसको सप्रेस करता है, उसको कम करता है, मतलब जब जरूरत है तब निकलो, जब जरूरत नहीं है मत निकलो। तो ये काम कौन करता है, ये काम पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन करता है। और ये पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन किस में से निकलता है, आपके पीपी सेल बोलिए या एफ सेल बोलिए, ये पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस मतलब वो जिसमें एंजाइम्स पाए जाएंगे, पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, जो क्या करेंगे, भोजन का पाचन करेंगे, उसको सप्रेस करता है। ठीक है, रेगुलेट करता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो दीज आर द सेल टाइप प्रेजेंट इन पेनक्रियास, जो कि किस में पाई जाती हैं, जो 3% पार्ट है पेनक्रियास का, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, उसमें पाई जाती हैं। हार्मोन्स को सिक्रेट करती हैं, डक्टलेस होती हैं, इसलिए क्या है, एंडोक्राइन है। ठीक है, आपके क्या है, अंतःस्रावी है, अंदर ही अंदर स्त्रावित हो रही हैं आपके किसमें, उसमें खून में। ठीक है, बहिर्स्रावित कौन सी हैं, जो डक्ट के द्वारा आपके बाहर की तरफ स्रावित हो रही हैं, ड्यूडेनम में आ रही हैं, पेनक्रियाटिक एकिनी, जो कि कितना परसेंट होता है, 97% बना हुआ होता है पेनक्रियास पेनक्रियाटिक एकिनी का। क्लियर हो गया, सेल्स के बारे में क्लियर हो गया। अब कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट होते हैं पेनक्रियाटिक एकिनी से, 97% पार्ट आपके पेनक्रियाटिक एकिनी का है ना, एक्सोक्राइन का है ना, जो कि क्या सिक्रेट करती हैं, एंजाइम्स। तो कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट होते हैं, ध्यान से पढ़ना। प्रोटीन्स के लिए आपके सिक्रेट होता है पेनक्रियास से ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेस। कौन से सिक्रेट होते हैं आपके, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेस। सेम, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन इज द प्रिकर्सर ऑफ ट्रिप्सिन। समझ में आ गया, डायरेक्टली ट्रिप्सिन नहीं निकलता। जैसे मैंने आपको पाचन तंत्र में सिंपली पढ़ा दिया था, एलएटी, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन निकलता है पेनक्रियास से। नहीं जी, पहले इनके इनएक्टिव फॉर्म्स निकलते हैं, फिर इनको एक्टिव किया जाता है, वो मैं बताऊंगी आगे। प्रोटीन के लिए ये तीनों निकलते हैं पेनक्रियास से, क्योंकि पेनक्रियास से क्या निकलता है, पूर्ण पाचक रस, जो प्रोटीन पर भी काम करेगा, फैट पे भी काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स पे भी काम करेगा, एंड सम अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस होते हैं उन पे भी काम करेगा। न्यूक्लियस को आप स्किप कर दो, हम सिर्फ प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट पे कौन काम करेगा, अमाइलोप्सिन, अमाइलोप्सिन जिसे आप नॉर्मल बोल सकते हैं अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, अमाइलेज बोलिए, अमाइलोप्सिन बोलिए, एक ही चीज है। फैट के लिए कौन सा एंजाइम निकालता है पेनक्रियास, लाइपेज, या इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है स्टेप्सिन। क्या नाम है, स्टेप्सिन। फैट के लिए कौन क्या निकालते हैं, लाइपेज या स्टेप्सिन। न्यूक्लिक एसिड को आप अवॉइड कर दो, इसको आपको कोई मतलब नहीं है।
मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऐड कर लिया था, बट ठीक है उसको भी स्किप करो आप। ठीक है, इसमें डीएनए आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए न्यूक्लियस निकलता है, इसको छोड़ो आप। सिंपल आप फैट प्रोटीन और उसकी बात करो तो फैट प्रोटीन और आपके जो है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो पैनक्रियाज है पूर्ण पाचक रस निकालता है, जिसको हमने पढ़ा था सिंपल लाइपेज अमाइलेज ट्रिप्सिन। तो डायरेक्टली ट्रिप्सिन नहीं निकलता, प्रोटीन में पहले क्या निकलेगा, इसमें ट्रिप्सिनोजिन निकलेगा, काइमोट्रिप्सिनोजिन निकलेगा, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस निकलेंगे। कार्बोहाइड्रेट के लिए अमाइलोप्सिन, सिंपल आप अमाइलेज बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज बोलिए, अमाइलोप्सिन बोलिए, एक ही बात है। एंड फैट्स के लिए क्या निकलेंगे, लाइपेज। तो लाइपेज अमाइलेज तो मैम ने बताए थे, वो दोनों बिल्कुल ठीक है, लेकिन ट्रिप्सिन का गोला हो गया। ट्रिप्सिन डायरेक्टली नहीं निकलता क्योंकि प्रोटीन ही कॉम्प्लेक्स है, तो उसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स निकलते हैं वो महा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ट्रिप्सिन डायरेक्ट नहीं निकलता, ट्रिप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है, उसको एक्टिव करना पड़ता है। जैसे पेप्सिनोजिन निकल जाता है, पेप्सिन डायरेक्ट नहीं निकलता, उसको पहले पेप्सिनोजिन HCl पे वर्क करके पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, प्रो रेनिन पे HCl वर्क करके उसको रेनिन में कन्वर्ट करता है। सेम ऐसे ही ट्रिप्सिन पर जो है पहले कुछ वर्क होगा, देन वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, वो क्या होगा वो मैं बताती हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में भी तो पढ़ लो, स्मॉल इंटेस्टाइन तो रह गई, स्मॉल इंटेस्टाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया, पैनक्रियाटिक जूस के बारे में पढ़ लिया, पैनक्रियास के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्लैंड्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो मैंने आपको बताया था सब म्यूकोसा लेयर में होती है। उस ग्लैंड का नाम है, क्या नाम है आपके, ब्रूनर ग्लैंड। पहले वो दिखा देती हूँ मैं, इसी में है, इसी में, ये देखो ये लेयर्स हैं। सबसे अपर मोस्ट लेयर क्या है, म्यूकोसा लेयर, क्योंकि सब अब हम किस में आ गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेयर होती है सब म्यूकोसा लेयर, इसमें फोल्ड्स पाए जाते हैं, इन म्यूकोसल फोल्ड्स होते हैं। इन्हीं फोल्ड्स पे क्या होते हैं, आपके विलाय प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, आपके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और ये देखो ये पर्पल पर्पल कलर के ये पड़े हुए हैं ब्रूनर ग्लैंड, कौन सी लेयर में पड़े हैं, सब म्यूकोसा लेयर में पड़े हैं। लास्ट लेयर कौन सी है, सिरोसा लेयर है। तो सब म्यूकोसा लेयर में ही इसके जो है ड्यूडेनम वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट कौन सा है, ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में ही आपके ब्रूनर ग्लैंड होती है। तो ये एक स्पेशल ऐसी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, जो अपनी ग्रंथि को सब म्यूकोसा लेयर में छुपा कर रखती है। मतलब उसकी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, सब म्यूकोसा लेयर में। और उस ब्रूनर ग्लैंड का बस क्या काम होता है, जो फूड है जो पेट से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो फूड उस समय बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। वो काइन कैसा होता है, एसिडिक होता है, तो उसको एल्कलाइन बनाने में ये हेल्प करती है। ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन हेल्प करता है, सिक्रेटिन हेल्प करता है, ऐसे ही ब्रूनर ग्लैंड भी हेल्प करती है, उस फूड को एल्कलाइन बनाती है। तभी वो ड्यूडेनम वाले पार्ट में पाई जाती है, क्योंकि अगर वो कहीं और पाई जाएगी तो ड्यूडेनम जल के भस्म हो जाएगी। काइम इतना ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, काइम का जो पीएच होता है वो 1.8 होता है, बहुत एसिडिक होता है, तो उसको एल्कलाइन बनाना ज़रूरी होता है। ये मैं आपको पाचन तंत्र में कई बार बता चुकी हूँ, यहाँ भी बता रही हूँ। ये ब्रूनर ग्लैंड क्या करती हैं, ये एल्कलाइन बनाने में हेल्प करती हैं, फूड को क्षारीय बनाने में हेल्प करती हैं। अब हम बात करते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ल्यूमन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टूडेंट, ये आप देख लीजिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो आपके यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, विलाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, विलाय बोलते हैं। एक सेकेंड, इसे क्या बोलते हैं, आपके विलाय बोलते हैं। ठीक है, लिखा हुआ अभी विलाय, जो कि आपके क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। ये विलाय कुछ नहीं होते हैं, ये म्यूकोजल फोल्ड ही होते हैं। जो म्यूकस लेयर होती है वो एक तरीके से ऐसे अंदर की तरफ छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे फोल्ड्स हो जाती है, तो इसको म्यूकोसल फोल्ड्स ही बोलते हैं। इस तरीके से तो होता है, आप स्ट्रक्चर देखो तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, म्यूकोसल फोल्ड्स ही होते हैं, ये म्यूकस फोल्ड हो जाती है, म्यूकस लेयर, इस पे विलाय बन जाते हैं। तो ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, इसके अलावा यह सबसे ऊपर ये जो आपको दिख रहा है, देखो बिल्कुल छोटे छोटे माइक्रोबिलाई दिख रहे हैं। ये जो ये सेल है, ये वाली सेल, ये इसका ये डायग्राम है, इस सेल को बोलते हैं आपके एंटीरोसाइट्स। क्या बोलते हैं, एंटीरोसाइट्स। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल है। अब आपसे अगर मैं पूछूं एंटीरोसाइट्स कहाँ की सेल है, तो आप बताओगे स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल है। एंटीरोसाइट्स कहाँ पाई जाती है सेल, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके ऊपर ये नन्हे 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 माइक्रोविलाय है, माइक्रोविलाय, बहुत सूक्ष्म मात्रा में यहाँ पर माइक्रोविलाय होते हैं, जो कि कोलुमनर एपिथेलियम से बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं, कोलुमनर एपिथेलियम। अब ये एंटीरोसाइट जो सेल हैं ये करती क्या है, यही स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस, जिसको आप सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं, सिक्रीट करती है। मैंने कम्युनिटी टैब पर भी आपसे पूछा था व्हाट इज सक्कस एंटेरिकस।
काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था इंटेस्टाइनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो जूस सिक्रीट होता है, ऐसा नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कोई जूस सिक्रीट नहीं करती, करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी जूस सिक्रीट करती है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए, प्रोटीन को पचाने के लिए और फैट को पचाने के लिए करती है। एब्जॉर्प्शन ही नहीं करती, पाचन में भी हेल्प करती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये जो एंटीरोसाइट सेल होती हैं, ये एंटीरोसाइट सेल ही जो है वो सक्कस एंटेरिकस इज अ टर्म फॉर स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो जूस निकलता है उसे सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं स्टूडेंट्स, और ये हेल्प करता है पाचन में, ठीक है, सक्कस एंटेरिकस। क्लियर हो गया। और ये जो गड्ढा है, ये जो गड्ढा दिख रहा है, ये गड्ढा जैसा नहीं दिखा जिसपे क्रिप्ट लिखा है, इस गड्ढे को आपके क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन। मैं लिख देती हूं, इसको क्या बोलते हैं? क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन, LIBERKUHN, समथिंग लाइक कुछ फ्रेंच वर्ड है। लिवरकुन, यहाँ पे पेनेट सेल पाई जाती हैं। ये पेनेट सेल क्या करती हैं? लाइजोसोम सिक्रेट्स करती रहती हैं। मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पूरी जीआई ट्रैक्ट में लाइजोसोम बराबर सिक्रेट होते रहते हैं, जो कि क्या है? आपके एंटीबैक्टीरियल हैं। मतलब वो क्या करते रहते हैं, जो भी आपके बैक्टीरिया या कोई भी अगर गंदगी कीटाणु वगैरह आ गए तो बराबर उसको खाते रहते हैं। जैसे मुख में आपके सलाइवरी ग्लैंड्स भी लाइजोसोम सिक्रेट कर रही थी, पेट में भी आपके लाइजोसोम सिक्रेट हो रहे थे। एचसीएल ही पचा देता है, एचसीएल ही खत्म कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है अगर कोई कीटाणु पेट में आ जाता है। पेट में भी बच गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी सिक्रेट करती है लाइजोजाइम। कहाँ से सिक्रेट करती है? ये यहाँ पर पेनेट सेल पाई जाती हैं। कौन सी सेल पाई जाती है? पेनेट, PANETH, पेनेट सेल पाई जाती हैं। इस एरिया को क्या बोलते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुन बोलते हैं इन गड्ढों को। इन क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुन में ही आपके पेनेट सेल पाई जाती हैं, जो कि लाइजोसोम्स को सिक्रेट करती हैं। और वो क्या करते हैं? लाइजोसोम बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। जैसे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स कर रही थी, पेट में आपके HCl खत्म कर देता है। फिर भी अगर बच गए हैं कीटाणु तो ये क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुन, यहाँ पे पाई जाने वाली पेनेट सेल आपके सिक्रेट करके खत्म कर देती हैं, ठीक है। अब हमने बात करी थी एंटीरोसाइट्स। अब ये एंटीरोसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एंटीरोसाइट्स क्या है? ये सक्कस एंटेरिकस है। एंटीरोसाइट्स ही क्या करते हैं? इंटेस्टाइनल जूस, जो कि भोजन को पचाने के लिए जरूरी है, उसको सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस सक्कस एंटेरिकस जिसको बोलते हैं, उसको सिक्रीट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। देखिए कौन कौन से निकलते हैं। ल्यूमन ऑफ सक्कस एंटेरिकस, ये तो विलाय के फंक्शंस लिखे हैं, मैं जब PDF सेंड करूंगी तब पढ़ लेना कि विलाय क्या क्या करता है। इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, ठीक है, बाइल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, आपके विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत सारे काम करता है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रोटीन को पचाने के लिए कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं? अमीनोपेप्टिडेजेस, डाइपेप्टिडेजेस, एंटीरोकाइनेस। क्या निकलता है? एंटीरोकाइनेस एंड इरिप्सिन। ये एंटीरोकाइनेस जो है ना, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, ये यहाँ पे यूज नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में यूज नहीं होता, ये पेट में जाता है, हेल्प करता है प्रोटीन के पाचन में। जब मैं प्रोटीन का पाचन अभी आगे बढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, याद रखना इसका नाम एंटीरोकाइनेस का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सक्कस एंटेरिकस है, जिसको हम इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं, मतलब छोटी आंत से निकलने वाले रस का नाम है सक्कस एंटेरिकस, ठीक है। ये सक्कस एंटेरिकस प्रोटीन को पाचन करने के लिए कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट करता है? अमीनोपेप्टिडेजेस, डाइपेप्टिडेजेस, एंटीरोकाइनेस एंड इरिप्सिन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन से पाचन क्या क्या रिलीज करता है? कार्बोहाइड्रेट, CHO का मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है। इंटेस्टाइनल अमाइलेस, सुक्रेज, माल्टेस, लैक्टेस। इंटेस्टाइनल अमाइलेस मतलब जिसको आप अमाइलेस बोलते हैं नॉर्मल, पेनक्रियास से निकले तो पेनक्रियाटिक अमाइलेस, सलाइवा से निकले तो सलाइवरी अमाइलेस, पेनक्रियास से निकले पेनक्रियाटिक अमाइलेस, और आपके अगर इंटेस्टाइन से निकले तो इंटेस्टाइनल अमाइलेस। इसके अलावा सुक्रेज, माल्टेस, लैक्टेस, ठीक। और फैट को बचाने के लिए क्या निकालेगा? इंटेस्टाइनल लाइपेस, ठीक। पेनक्रियास से निकले तो पेनक्रियाटिक लाइपेस, और इंटेस्टाइन से निकले तो इंटेस्टाइनल लाइपेस।
अभी आपने क्या समझा, इन तीनों ग्लैंड्स के बारे में समझा, इन तीनों ग्लैंड्स में कौन कौन सी सेल्स किस किस एंजाइम को सिक्रिएट करती हैं, कौन से हार्मोन सिक्रिएट होते हैं, क्या करते हैं, ये सब आपने जाना। अब आप फाइनली आ गए हैं कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, जिसको मैं इस तरीके से पीपीटी नहीं बना पाई, तो मुझे मजबूरन मेरे हैंड नोट्स लाने पड़े आप लोगों के सामने, बिकॉज मैं उसको इलेबोरेट कर पाऊँ इस तरीके से अपने हिसाब से, तो मैं इसके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आप इट इज क्लियर नाउ, क्लियर है। तो अब देखेंगे हम डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैसे होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुख से आपके स्टार्ट होता है। आपने कुछ भी खाना खाया, आपने पिज्जा खाया, आपने कुछ भी खाया, उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपके स्टार्ट हो जाता है मुख में ही, क्योंकि वहां पे क्या है? आपके सलाइवरी अमाइलेज है, जिसे आप बोलते हैं टाइलिन। यहाँ पे केवल 30% ही जो है आपके स्टार्च डाइजेस्ट होता है। किसमें टूट जाता है? माल्टोज में टूट जाता है। माल्टोज आपके क्या है? डाइसेकेराइड है। स्टार्च क्या है? आपके पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड मतलब जिसमें नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स हैं, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में आपके ग्लूकोज की यूनिट है। लेकिन मोनोसेकेराइड, सॉरी डाइसेकेराइड क्या है? आपके माल्टोज है, मतलब यहाँ पे 2 अभी यूनिट हैं आपके ग्लूकोज की। हमें 1 ग्लूकोज की यूनिट चाहिए होती है एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? आपके मुख से शुरू हो जाता है। मुख में क्या है? सलाइवरी अमाइलेज है, टाइलिन है। यहाँ पर केवल 30% ही आपका स्टार्च डाइजेस्ट होता है। आप ये नहीं कह सकते कि पूरा स्टार्च कार्बोहाइड्रेट मुंह में ही पच गया, ऐसा नहीं होता है। कितना परसेंट होता है? 30%। अभी कितना परसेंट बचा? 70% बचा। प्रोसेस तो मैंने आपको बताई थी। मुंह में अगर है तो मेस्टिकेशन है। सलाइवा का जो पीएच है वो कितना होता है? 6.8। ये आपको याद रखना है। कितना है? 6.8, ठीक है। पेट में हो जाएगा 1.8, क्योंकि पेट में जो आपके पीएच है वो बहुत कम होता है, एसिडिक होता है, 1.8। और आमाशय में आपके वो सॉरी छोटी आंत में जो फूड है वो कैसा होता है? क्षारीय। तो पीएच 7 से ऊपर होगा, 7.8। तो वैल्यू कितनी हो गई? वैल्यू याद रखिएगा। सबसे पहले 6.8, फिर 1.8 और फिर 7.8। कैसे याद रखोगे? 6 और 1 कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो इंटेस्टाइन में कितना होगा? 7.8। बस याद रखने के लिए, ठीक है। मुंह में सलाइवा का पीएच कितना होगा? 6.8। मतलब बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में एसिडिक होता है। ज्यादा एसिडिक होगा तो आपका मुंह जल के भस्म हो जाएगा। बहुत थोड़ी सी मात्रा में 6.8। पेट में बहुत ज्यादा होता है 1.8, क्योंकि वहां HCl है। और फिर क्षारीय में आपके कितना हो जाता है? 7.8। क्लियर है। तो डाइजेशन की तरफ चलते हैं हम। माउथ में आपके कार्बोहाइड्रेट का कितना डाइजेशन हो गया? 30%। मेस्टिकेशन किया आपने, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स किया, फूड क्या बन गया? आपके बोलस बन गया। अब ये बोलस आगे पास होता है फूड पाइप से। फूड पाइप में नो डाइजेशन, कोई डाइजेशन नहीं होता फूड पाइप में, किसी भी न्यूट्रिएंट का नहीं होता, क्योंकि फूड पाइप में कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं जो कि डाइजेशन हो। फूड पाइप सिर्फ किसके लिए है? मुंह से फूड को स्टमक में लाने के लिए। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप? डिग्लिनेशन बोलते हैं। फूड को सैलो करना बोलते हैं, ठीक है, निगलना बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? अब आपके स्टमक में आ गया, क्या आ गया स्टमक में? कार्बोहाइड्रेट। हम केवल अभी कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। देयर इज नो डाइजेशन इन स्टमक, ठीक है, नो डाइजेशन इन स्टमक। कार्बोहाइड्रेट का कोई डाइजेशन स्टमक में नहीं होता। अब कहाँ आ गया फूड आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस में आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो 70% डाइजेशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। 30% कहाँ हो गया था? मुख में हो गया था। 70% कहाँ होगा? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि बाइल और पेनक्रियाज एक साथ एक ही डक्ट से आते हैं, तो उसको बोलते हैं आपके हिपैटोपेनक्रियाटिक जूस, क्योंकि वो एक ही डक्ट से आपके ड्यूडेनम में आके गिर रहे हैं। और जिस जगह पे गिरते हैं, जो उसको देखभाल करता है, ढक्कन लगा के रखता है, उसको बोलते हैं स्प्रिंचर ऑफ ओडाई, ठीक है। तो इस हिपैटोपेनक्रियाटिक जूस की अगर बात कर रही हूं मैं, तो मतलब दोनों आ रहे हैं, बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस, दोनों एक ही नली से ड्यूडेनम में आते हैं। दोनों की अलग अलग नली नहीं है, दोनों एक ही नली से आते हैं, ठीक। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या पाया जाता है? इंटेस्टाइनल जूस। भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में दोनों चीजें आएंगी ना, बाइल भी आएगा, पेनक्रियाटिक जूस भी आएगा। इंटेस्टाइन से जो जूस सिक्रीट हो रहा है वो भी तो इंटेस्टाइन में है। तो बाइल का कोई काम नहीं होता कार्बोहाइड्रेट पे, नो वर्क। बट पेनक्रियाटिक जूस से क्या निकलता है? आपके पेनक्रियाटिक अमाइलेज, जिसे आप अमाइलोप्सिन बोलते हैं। ये फूड को क्या कर देता है? कार्बोहाइड्रेट को क्या कर देता है? तोड़ देता है, ब्रोकन डाउन कर देता है। क्लियर है। लेकिन अभी भी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पूरा पाचन नहीं हुआ। अब उस पर कौन काम करता है? आपके सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस मतलब आपके इंटेस्टाइनल जूस काम करेगा, जो कि क्या करेगा? आपके इंटेस्टाइनल अमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को पाचन करेगा। अगर आपके सुक्रेज है तो क्या करेगा? वो सुक्रेज है तो क्या करेगा? सुक्रोज को तोड़ देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में।
ठीक है। पीएच क्या रहेगा 7.8, ये ध्यान रखना क्योंकि फूड अब कहाँ आ चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैं बराबर बता रही हूँ, मुख में आपके पीएच क्या होगा 6.8, पेट में बहुत एसिडिक है तो पीएच क्या होगा 1.8। जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा तो उसका पीएच क्या हो जाएगा 7.8, उस काइम का पीएच क्या हो जाएगा 7.8। ठीक है। तो सुक्रोज आपके सुक्रेज एंजाइम वर्क करेगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूटेगा। लैक्टोज आपके लैक्टेज एंजाइम वर्क करेगा, ग्लूकोज गैलेक्टोज में टूटेगा। माल्टोज आपके माल्टोज पे आपके माल्टेज एंजाइम नहीं, माल्टेज एंजाइम जो है वो आपके किस पे वर्क करेगा, माल्टोज के ऊपर, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूट जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पे माल्टोज है और यहाँ पे माल्टेज है, माल्टेज एंजाइम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। पीएच क्या रहेगा सब पे 7.8। और ये किससे सिक्रीट हो रहे थे, सुक्रेज, लैक्टेज और माल्टेज और इंटेस्टाइनल अमाइलेज, ये किससे सिक्रीट हो रहे थे, इंटेस्टाइन से सिक्रीट हो रहे थे। सक्कस एंटेरिकस ने इसको सिक्रीट किया है। पेनक्रियास से क्या आया, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, उसने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा, ठीक है, बढ़िया किया। स्मॉल इंटेस्टाइन में टूट ही रहा है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज भी तोड़ रहा है, सक्कस एंटेरिकस भी तोड़ रहा है। सक्कस एंटेरिकस लास्ट में बिल्कुल तोड़ता है। सुक्रोज है अगर तो वो सुक्रेज एंजाइम उस पर वर्क करेगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ देगा। लैक्टोज है तो लैक्टेज एंजाइम काम करेगा, ग्लूकोज गैलेक्टोज में तोड़ देगा। माल्टोज है अगर तो माल्टेज एंजाइम काम करेगा, ग्लूकोज में टूट जाएगा और कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट का। जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पेनक्रियास से कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए निकलेगा पेनक्रियाटिक अमाइलेज, इंटेस्टाइन से आपके पेनक्रियास को तोड़ने के लिए कौन कौन से एंजाइम्स निकलेंगे मैंने आपको बताया था, इंटेस्टाइनल अमाइलेज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज। ठीक है, समझ में आ गया। लैक्टेज किस में पाई जाती है, लैक्टोज किस में होती है, दूध में होती है। तो दूध में जो शर्करा है लैक्टोज, लास्ट में जाके स्मॉल इंटेस्टाइन पे एक एंजाइम पाया जाता है लैक्टेज, जो उसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देती है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके क्लियर हो गया। पहले मुख में, फिर कहीं फूड पाइप में किसी का नहीं होता, पेट में हुआ ही नहीं। 30% मुख में, 70% आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या आता है आपके, पेनक्रियाटिक जूस भी आएगा एंड सक्कस एंटेरिकस भी काम करेगा। अब आते हैं प्रोटीन के पाचन पे, जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स है। प्रोटीन खुद में कॉम्प्लेक्स है तो प्रोटीन का पाचन भी कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है। प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं इसमें, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडीज हैं ये। माउथ में प्रोटीन का पाचन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि कोई एंजाइम नहीं होता मुंह में प्रोटीन को बचाने के लिए। ठीक। फूड पाइप में किसी का डाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, कोई एंजाइम ही नहीं होता है फूड पाइप, तो किसी को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता। पतली सी नली है बस बोलस को पास करने के लिए स्टमक तक, ठीक है, पेट तक। अब स्टमक में होगा डाइजेशन किसका, प्रोटीन का, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है, वहां पे प्रेजेंट है HCl। फूड जो बोलस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, काइम में। ठीक है। गैस्ट्रिन क्या रिलीज करेगा, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगा। जैसे ही गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होंगे, हर सेल्स क्या करने लगेंगी, गैस्ट्रिन हर सेल को, जो चीफ सेल थी आपके, पैराइडल सेल्स थी, गॉबलेट सेल्स थी, सब अपना काम तुरंत करने लगेंगी। पेप्सिनोजन सिक्रीट हो जाएगा, जो कि किस पे वर्क करेगा, प्रोटीन पे वर्क करेगा। तो HCl के साथ जब पेप्सिनोजन मिलेगा तो क्या मिलेगा हमें, पेप्सिन मिलेगा। मैंने आपको बताया था पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की, और ये पेप्सिन क्या करेगा, आपके पेप्सिनोजन प्लस HCl, पीएच क्या है वहां पर पेट में आपके 1.8, पीएच कितना है 1.8। काइम बहुत एसिडिक होता है। ठीक है। किस में कन्वर्ट हो गया, आपके पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। पेप्सिनोजन और HCl दोनों मिल गए। पेप्सिनोजन क्या है, आपके सिक्रीट हो रहा था ना, मैंने आपको इतनी सारी सेल्स पढ़ाई स्टार्टिंग में ही, हर सेल से कुछ ना कुछ सिक्रीट हो रहा था। गैस्ट्रिन ने इन सबको स्टिमुलेट कर दिया कि चलो भाई निकलो, प्रोटीन आ गया, पचाओ चल के अब उसे। तो पेप्सिनोजन थोड़ी प्रोटीन को बचाएगा, पेप्सिनोजन HCl के साथ पहले मिक्स होगा। कहने का मतलब है HCl किस पे काम करेगा, पेप्सिनोजन पे काम करेगा, और क्या हमको मिलेगा, पेप्सिन मिलेगा। अब ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स को तोड़ेगा पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में। किस में तोड़ेगा, प्रोटीन्स को, पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में। यही क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी टैब पे पूछे थे, 97% गलत आंसर दिए थे, सीधे अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिए थे। अरे अमीनो एसिड में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन में, पॉलीमर है बहुत बड़ा, ऐसे ही नहीं टूटता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से भी निकलेंगे कुछ हार्मोन एंजाइम्स, वो तोड़ेंगे उसको। समझ में आ रहा है। अब मैंने आपको एक चीज और बताई है, बच्चों में आपके मिल्क की प्रोटीन जो होती है केसिन, वो टूटती है। ठीक है, मिल्क प्रोटीन केसिन टूटती है तो बच्चों में एक एंजाइम पाया जाता है रेनिन, वो, लेकिन वो रेनिन एकदम नहीं पाया जाता। क्या पाया जाता है पहले, प्रोरेनिन। प्रोरेनिन पे भी कौन काम करेगा, HCl। किस में टूट जाएगा, रेनिन में।
ये रेनिन किस पे काम करेगा? मिल्की प्रोटीन। मिल्की प्रोटीन कौन सी होती है? केसीन। हमें क्या मिलेगा? पैराकेसीन। पैराकेसीन किसके साथ काम करेगा? कैल्शियम। आप कहोगे कैल्शियम कहाँ से आया? मैं पहले ही बता चुकी हूँ गैस्ट्रिक जूस में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताए थे ना। वाटर 99.5%, फिर 0.5% क्या था? सॉलिड था। उसमें कुछ इनऑर्गेनिक थे, कुछ ऑर्गेनिक थे, बताया था ना। तो पैराकेसीन किसके साथ काम करेगा? कैल्शियम के साथ। क्या बनेगा? कैल्शियम पैराकेसिनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम पैराकेसिनेट। ये भी मैंने पूछा था अपने कम्युनिटी टैब पर, 90% फेल थे जब मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं। तो बताओ, दूध को पचाना इजी है, दही को पचाना इजी है? कैल्शियम पैराकेसिनेट क्या है? दही है, दही। दूध को पचाना इजी है, दही को पचाना इजी है। इसलिए बूढ़े लोगों से, बड़े लोगों से बोला जाता है डायरेक्ट दही खाओ, दूध मत पियो, क्योंकि दूध तुम्हें डाइजेस्ट नहीं होगा। दूध को पचाने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। दूध की जो प्रोटीन होती है, मिल्क प्रोटीन, केसीन, वो पहले पैराकेसीन में कन्वर्ट होती है, फिर ये पैराकेसीन कैल्शियम के साथ पैराकेसिनेट में कन्वर्ट होता है। समझ में आ रहा है आपको? और ये जो प्रोरेनिन और ये जो रेनिन एंजाइम है, ये रेनिन एंजाइम, ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म क्या है आपके? प्रोरेनिन। तो ये बच्चों में, छोटे बच्चों में पाई जाती है, और उस समय जो पीएच होता है वो 5 होता है, 1.8 नहीं होगा। छोटे बच्चों में पेट का पीएच 5 होता है। छोटे बच्चे हैं, उनका पेट का पीएच 1.8 थोड़ी कर देंगे, जल के भस्म हो जाएगा। उस समय उनका पीएच कितना होता है पेट का? 5। ठीक है। छोटे बच्चों में कौन सा एंजाइम मिल्की प्रोटीन पे काम करता है? आपके रेनिन। और बड़ों में कौन काम करेगा? यही पेप्सिन। अगर आप बड़े होकर नहीं मान रहे हो, दूध पी रहे हो, दही नहीं खा रहे हो, तो कोई बात नहीं, ये काम कौन करेगा? आपके पेप्सिन करेगा। समझ में आ गया? क्योंकि रेनिन फिर खत्म हो जाता है, छोटे बच्चों में रहता है रेनिन एंजाइम। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अभी भी आपके पास क्या है? प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो अभी भी आपके पास पेप्टाइड्स हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड्स में नहीं टूटा। अब कहाँ जाएगा फूड? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या बन चुका है? काइम। काइम कैसा है? एसिडिक। उसको एल्कलाइन बनाने के लिए मैं 100 बार बता चुकी हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन कोलिसिस्टोकाइनिन निकालेगा, सिक्रेटिन निकालेगा, उसकी जो ब्रूनर ग्लैंड है, ये सब मिलके कुछ भी करके फूड को कैसा करेंगे? एल्कलाइन करेंगे। क्योंकि पीएच कितना है? एसिडिक है काइम, पीएच है 1.8। उसका पीएच क्या हो जाएगा एल्कलाइन करके? 7.8। ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया? फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो उसका पीएच हमें बहुत ज्यादा क्षारीय करना पड़ेगा। ठीक। अब कौन वर्क करेगा प्रोटीन के ऊपर? भाई पैनक्रियास से जो जूस निकल रहा है वो, और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो जूस निकल रहा है वो प्रोटीन के ऊपर वर्क करेंगे। तो पैनक्रियास से कौन कौन से एंजाइम निकल रहे थे प्रोटीन को पचाने के लिए? मैंने बताया था ट्रिप्सिनोजिन। ट्रिप्सिनोजिन किस में कन्वर्ट होगा? ट्रिप्सिन में। कौन कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा? एंटीरोकाइनेज। मैंने बोला था, याद कर लेना, स्मॉल इंटेस्टाइन से एक एंजाइम निकलता है प्रोटीन को पचाने के लिए, एंटीरोकाइनेज। लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन में काम नहीं करता। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ये एंजाइम निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही काम करता है, बट ये किसको हेल्प करता है? ये ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। देख लो जरा, माया देख लो भगवान की। ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रिप्सिनोजिन कहाँ बनना है? अग्नाशय में बनना है, अग्नाशय से निकल रहा है। इसको कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए एंटीरोकाइनेज, वो किधर बनना है? स्मॉल इंटेस्टाइन में बनना है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रिप्सिन क्या है आपके? एक्टिव फॉर्म है। अब ये किसको तोड़ेगी? प्रोटीन को तोड़ेगा। तो प्रोटीन को ये पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स में तोड़ देगा। किस में तोड़ देगा? पेप्टोन्स में और पेप्टाइड्स में। दूसरा कौन सा हार्मोन था, सॉरी एंजाइम था? काइमोट्रिप्सिनोजिन। काइमोट्रिप्सिनोजिन को अब जो है वो करेगा ट्रिप्सिन। अब ये ट्रिप्सिन जो है सबसे बड़ा एंजाइम बन गया है, बहुत पावरफुल एंजाइम बन गया है। बाकी जितने भी एंजाइम निकल रहे हैं आपके पेनक्रियास से, इन सबको यही एक्टिव करेगा। बस इसको एक्टिव करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेट करती है जिसका नाम है एंटीरोकाइनेज। मैंने यहाँ पे बताया था, देख लो एक बार फिर से। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये बताया था मैंने, स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन कौन से एंजाइम निकलेंगे? अमीनोपेप्टिडेजेस, डायपेप्टिडेजेस, एंटीरोकाइनेज। ये एंटीरोकाइनेज निकला था स्मॉल इंटेस्टाइन से है, लेकिन ये जो अग्नाशय से आपके क्या आ रहा है? ट्रिप्सिनोजिन, जो कि क्या है? प्रिकर्सर है, पूर्वगामी रूप है ट्रिप्सिन का। डायरेक्ट ट्रिप्सिन नहीं निकलता, डायरेक्ट पेप्सिन नहीं निकलता, क्योंकि प्रोटीन ही इतना कॉम्प्लेक्स है। तो भैया उसके एंजाइम सीधे सीधे कैसे निकल लेंगे?
कैसे निकल लेंगे, वो भी निकलेंगे बहुत मुश्किल से। तो उसको भी ट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में कौन, एंटेरोकाइनेज। तो ट्रिप्सिनोजिन प्लस एंटेरोकाइनेज मिलके क्या बनाते हैं, ट्रिप्सिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रिप्सिन बनाते हैं। और फिर ये ट्रिप्सिन अब बन गया, पीएच याद करते चलना क्योंकि छोटी आंत में फूड आ गया है, तो पीएच क्या रहेगा 7.8। पीएच क्या रहेगा 7.8, ठीक है। पेट में अगर होगा तो पीएच क्या होगा 1.8, मुंह में अगर होगा तो पीएच क्या होगा 6.8। क्लियर है। अब दूसरा कौन सा निकल रहा था, अग्नाशय से आपके प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम काइमोट्रिप्सिनोजिन। अब इस पे कौन काम करेगा, ट्रिप्सिन, क्योंकि ट्रिप्सिन एंजाइम बन चुका है, एक्टिव हो चुका है। बस ये इतना भारी एंजाइम होता है कि ये बाकी सबको एक्टिव कर देता है। किसमें कन्वर्ट करता है, काइमोट्रिप्सिन में। किसमें कन्वर्ट करता है, काइमोट्रिप्सिन में। काइमोट्रिप्सिन क्या है, एक्टिव फॉर्म है किसकी, काइमोट्रिप्सिनोजिन की, ठीक है। काइमोट्रिप्सिन किसको, प्रोटीन को किसमें तोड़ता है, फिर ये प्रोटीन पे वर्क करता है पेप्टाइड्स में। अब ये मत समझना कि ये इस तरीके से काम करता है कि पहले ये फिर ये सब इकट्ठे काम कर रहे हैं, सब इकट्ठे काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनको अलग अलग पढ़ना जरूरी है कि कौन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये मैं नहीं बता रही हूँ कि नंबर 1 पे ये काम करेगा, नंबर 2 पे ये काम करेगा, नंबर 3 पे ये, ऐसा थोड़ी होता है बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर तो सारे एंजाइम एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन्स को किस में तोड़ रहा है, आपके पेप्टाइड्स में तोड़ रहा है। तीसरा कौन सा एंजाइम निकल रहा था अग्नाशय से, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। इस पे भी कौन काम करेगा, ट्रिप्सिन, क्योंकि ट्रिप्सिन अब महा एंजाइम बन चुका है, सबको एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। बस उसको एक्टिवेट करने के लिए जो एंटेरोकाइनेज चाहिए था ट्रिप्सिनोजिन में कन्वर्ट करने के लिए ट्रिप्सिन में, वो छोटी आंत ने उसे दे दिया, वो महा एंजाइम बन गया। प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज में। और कार्बोक्सी पेप्टिडेज प्रोटीन को तोड़ेगा अमीनो एसिड्स में एंड डाइपेप्टाइड्स में, ठीक है। तो नॉर्मली अब मैंने आपसे सिंपल यहां से एक क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं तो एक क्वेश्चन बनता है कि ट्रिप्सिन फाइनली प्रोटीन को किस में तोड़ता है, डाइपेप्टाइड्स में। किस में तोड़ता है, डाइपेप्टाइड्स में। इन सब से एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ट्रिप्सिन किस में तोड़ता है, आपके डाइपेप्टाइड्स में। अभी भी प्रोटीन डाई फॉर्म में है, कुछ अमीनो एसिड्स रिलीज हो गए मैं मानती हूं, लेकिन अभी भी पूर्ण पाचक नहीं हुआ है। ट्रिप्सिन पूरी तरीके से पचा नहीं पाया किसको, आपके प्रोटीन्स को। अभी भी क्या बचे हैं, डाइपेप्टाइड्स, मतलब 2 यूनिट्स बची हैं अभी भी। तो अब ये काम करेगा इस पे सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस इट इंटेस्टाइनल जूस, छोटी आंत से निकलने वाला रस, छोटी आंत से निकलने वाला जूस कहलाता है सक्कस एंटेरिकस। इस पे काम करेंगे अमाइनो पेप्टिडेजेस, डाइपेप्टिडेजेस, इरिप्सिन, और फाइनली डाइपेप्टाइड्स आपके टूटेंगे अमीनो एसिड्स में। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। कैसे हुआ प्रोटीन का पाचन, पेट से स्टार्ट हुआ, पेप्सिन तोड़ा पेप्टाइड्स में, ठीक है, ट्रिप्सिन तोड़ा डाइपेप्टाइड्स में, मेजर मैं बात कर रही हूँ। देन फिर लास्ट में आपके अमीनो पेप्टिडेजेस, डाइपेप्टिडेजेस, इरिप्सिन तोड़ा अमीनो एसिड्स में। क्लियर हुआ, समझ में आया। ये याद रखना, ध्यान रखना। फैट्स तो बस बहुत बड़ी चीज है, कुछ नहीं होते हैं। ये गुच्छे में आते हैं, इतने बड़ी फॉर्म में आते हैं कि इनको तो पचाना ही मुश्किल हो जाता है। भैया इन्हें कैसे पचाया जाए, तो इसके लिए बाइल दिया है भगवान ने। बाइल क्या करता है, इनको कूच के अलग कर देता है, एक एक को अलग करता है, कहता है हटो छोड़ो एक दूसरे को, और बाइल जूस इसे इमल्सिफाइड कर देता है। इमल्सिफाइड मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना। तुम्हारी कोई चीज आइस है, बहुत बड़ी आइस है, बॉटल के अंदर करनी है, नहीं जा रही है आइस इतनी बड़ी, उसको क्रश कर दो, कुछ क्रश कर दिया, क्रश करके वो छोटे छोटे टुकड़ों में आ जाती है, बस उसी को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं फैट का। तो ये इतने बड़े बड़े थे, बाइल ने क्या किया, इन्हें अलग अलग कर दिया और खुद चिपक गए सारे। ये बाइल सॉल्ट चिपक जाते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन चिपक जाते हैं उसके ट्राइग्लिसराइड से। कहते हैं आओ चिपको, अब तुम कैसे चिपकोगे, हम तुम्हारे चिपके जा रहे हैं। ये चिपक गए, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन चिपक जाते हैं ट्राइग्लिसराइड से। बस फिर इनके ऊपर कौन काम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स के बाद पैनक्रियाटिक लाइपेस, इंटेस्टाइनल लाइपेस। तो फाइनली लाइपेस पचाता है, एंड किसको पचाता है, फैट को। ट्राइग्लिसराइड से डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड। अब इसमें मिसेल बनते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, उतना जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें, इतना बहुत है तुम्हारे एग्जाम से हिसाब से। मोनोग्लिसराइड्स, लाइपेस किसको तोड़ देता है, फैट को तोड़ देता है। तो खत्म हुआ आपके कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन, प्रोटीन का पाचन और वसा का पाचन।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके तुम बताओगे, शेयर करके बताओगे, और अभी मुझे बताओगे वीडियो कैसा लगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। नहीं समझ में आया हो, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो दोबारा देखो, तिबारा देखो, लेकिन डाउट्स क्लियर करो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।